हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक पेपर है उसके चैप्टर 2 का पार्ट 2 स्टडी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में स्टडी किया था। अगर उसमें आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे जाके। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लें, तभी आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर एसिड और बेस को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन जो होता है वो कई फॉर्म में डिवाइड होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस के फॉर्म पे डिवाइड होता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड के कल मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, आप HCl, HNO3 कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया HCl, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे हमने ले लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्म हो गया। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनके चार्जेस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा NaCl और प्लस H2O बन जाएगा, यानी ये जो NaCl हुआ ये आपका सॉल्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और H2O आपका वाटर का फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसकी थ्योरी क्या रही है आपसे, देखिए जो मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है वही इसकी थ्योरी कह रही है, इसलिए मैंने पहले उसको रिएक्शन के फॉर्म में, ताकि आपको जल्द ही चीज़ें समझ में आ जाएं। अब इनमें अगर जब आप इसके आयन ब्रेक करेंगे तो देखिए, इस रिएक्शन को मैं पूरा तोड़ के आपको बता दूं। जब HCl को आप तोड़ते हैं तो ये H+ आयन और Cl- आयन बनाता है। NaOH को जब तोड़ते हैं आयनिक फॉर्म में तो ये Na+ और OH- आयन बनाता है। अब देखिए, इसका जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा। तो अब अगर इनको हम आपस में ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na+ इसके Cl- से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म बन गया NaCl का, और इसका जो H+ है वो इसके OH- से रिएक्शन किया, तो यहाँ पे बन गया H2O। अब आप खुद देखिए, ये दोनों आपके रिएक्टेंट थे जो रिएक्शन कर रहे थे, और ये दोनों आपके प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन एक साथ होती है तो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बेस टाइट्रेशन कहा जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से क्रिया करके बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, वाटर और सॉल्ट का। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बना था, वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्म बना था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसका जो इनिशियली स्लो राइज इन pH, यानी pH में ये जो होता है वो किस तरीके से इंक्रीज़ करता है। तो इस ग्राफ में जो pH होता है वो बहुत कम था, लेकिन जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो pH बढ़ जाता है, और जब pH 7 पे पहुंच जाता है तो उसे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। देखिए, pH लेवल के लिए एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ। अगर pH लेवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 0 से लेके 7 के बीच में है तो वो आपका pH एसिडिक मीडियम में होगा। अगर 7 है तो वो आपका न्यूट्रल मीडियम में हो जाता है, यानी उदासीन होता है, और अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो आपका बेस हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर pH 7 से नीचे है तो वो एसिड है, अगर 7 से ऊपर है तो वो बेस है, और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन। अब देखिए, यहाँ पे उसने आपसे बोला है वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड का एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया CH3COOH, एसिटिक एसीटेट, जिसको जनरल भाषा में आप लोग सिरका भी बोलते हैं, ये हमारा वीक एसिड होता है।
अब इसके साथ में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करानी है, यानी कि आप NaOH की रिएक्शन करा देंगे, तो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्म हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आपके पास बन जाएगा CH3COO Na बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे जो वाटर है वो आपका निकल के बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्म। ठीक है। अब वो कह रहा है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो हम कुछ भी ले लें, जैसे अभी पीछे हमने HCl लिया था, तो यहाँ पे भी हम HCl का फॉर्म ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्म। वीक बेस में हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा होता है वीक बेस। अब इन दोनों की जब आप रिएक्शन आपस में करा देंगे तो क्या फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे भी आपके पास बन जाएगा AlCl3, और यहाँ पे आपके पास वाटर का फॉर्म अलग हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में नहीं है, बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्म होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से करके ये दोनों रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की भी और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की भी। अब देखते हैं इसके टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो कह रहा है वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट बेसिक नेचर का मिलता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया ना इस वाले पॉइंट में कि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और न्यूट्रल नेचर। ठीक है। तो उसी बेसिस पे इसमें pH धीरे धीरे बढ़ता है, और जब सबसे पहले हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट पर पहुंचता है तो फिर न्यूट्रल पर पहुंच जाता है। न्यूट्रल मीडियम का मतलब जिसकी pH वैल्यू 7 होगी, और उसके बाद pH फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस के को ग्राफ के फॉर्म से प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस ग्राफ को भी बना सकते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा जो आपकी मार्किंग होती है वो ग्राफ में ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइट्रेशन, अभी पीछे मैंने आपको रिएक्शन बता दी। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब HCl और वीक बेस का मतलब AlOH का होल थ्राइस। वो रिएक्शन आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फाइनल प्रोडक्ट का कैरेक्टर कैसा आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो रैपिडली डिक्रीज़ होता है, लेकिन वीक बेस जो होता है वो स्लोली डिक्रीज़ करता है। यानी अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो अचानक से नीचे गिरेगा, डिक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर वीक बेस है आपका तो वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगा। यानी इसमें हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का जो pH होता है वो धीमे धीमे डिक्रीज़ का मतलब कम होता जाता है, और फिर pH इक्विवेलेंट पॉइंट पर आ जाता है, और फाइनली pH डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो pH वैल्यू है वो एकदम से डिक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर वीक बेस है तो वो स्लोली उसको डिक्रीज़ करता है। इसका भी ये आपका ग्राफ बना हुआ है, तो अगर आप चाहें तो ग्राफ को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। अब देखिए वीक एसिड का अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था एसिटिक एसिड। ये आपका कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। इसके बाद में अगर हम वीक बेस लेना चाहें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये जो है हमारा वो वीक बेस का फॉर्म है। तो जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट हम कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3COO का होल थ्राइस Al और प्लस H2O। अब आप सोचोगे इतना ईजिली रिएक्शन कैसे बन गई। इन रिएक्शंस में कुछ नहीं होता है। अगर आपने इसके पहले कैटायन और एनायन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ चार्जेस एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, बाकी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने में कुछ नहीं होता है। लगभग 80% रिएक्शंस आपकी चार्जेस एक्सचेंज से ही बनती हैं। ठीक है। तो अगर आपको चार्जेस एक्सचेंज करना नहीं आता, रिएक्शन बनाना नहीं आता, तो उसके बारे में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक के ऊपर बना के दे सकूं, ताकि आप इजीली रिएक्शंस बना सकें।
अब देखिए, वीक एसिड और वीक बेस का जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो उसकी पहचान नॉर्मल इंडिकेटर से नहीं हो पाती है। उसकी पहचान के लिए हमें किस टाइप का इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है? मिक्स्ड इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि अगर आपको टाइट्रेशन करना है वीक एसिड और वीक बेस का, तो उसको पहचानने के लिए आपको मिक्स्ड इंडिकेटर को यूज़ करना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन का जब ग्राफ बनाया जाता है तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसका ग्राफ नहीं बनता। देखिए, पीछे वाले जो भी मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रहा है, उनके सबके ग्राफ बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एसिड और बेस दोनों ही वीक फॉर्म पे यूज़ हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका ग्राफ बन पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैक टाइट्रेशन। तो जब टाइट्रेंट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और जो एनालाइट होते हैं उसको आसानी से टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट नहीं कराया जा सकता, तो उसको या तो हीट देनी पड़ती है या फिर कोई एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ता है। तो इसी को बैक टाइट्रेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब टाइट्रेंट का अमाउंट ज़्यादा हो तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा हीट या फिर एक्स्ट्रा कोई फोर्स दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बैक टाइट्रेंट कहते हैं, यानी बैक एक सपोर्ट दिया जाता है, हीट दी गई या फिर एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया। ठीक है, इस तरीके से आज जो हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है वो टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेंट के बारे में स्टडी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thanks for watching.